अपनों से करनी है वफादारी तो अच्छा है। किसी की ऊंची दुकान होगी, किसी का ऊंचा मकान होगा। हमारे बीच में आई विटनेस पर मौजूद हैं गीतकार जय प्रकाश जय। हम इनसे बात करेंगे और विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे, जानेंगे कि उनका जो सफ़र है अब तक किन किन पड़ावों से होकर के गुजरा है, क्या क्या दुश्वारियां रही हैं, क्या इनके आगे की कल्पना क्या है जीवन की, और क्या क्या ऐसा है जो इनके जीवन का यादगार पल हैं। उन सारी चीज़ों पर हम पर चर्चा करेंगे। स्वागत है जयप्रकाश जी आपका आई विटनेस पर। आप ये धन्यवाद। बताइए कि अभी कोरोना काल चल रहा है, पिछले 5-6 महीने लोगों ने बड़ा विषम परिस्थितियों में गुजारे हैं। आप भी घर पर रहे होंगे 2 महीने 3 महीने। उस दौरान जो आपकी काव्य शक्ति काव्य कला है वो कहाँ निखरी, उसका क्या उपयोग आपने उस दौरान किया जब कोरोना काल चल रहा था और लॉकडाउन में लोग घरों पर बंद थे। उस दौरान आपने प्रतिभा का क्या उपयोग किया उस दौरान घर पे रह करके? जी, सबसे पहले तो आदरणीय शेखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विटनेस चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। कोरोना काल में निश्चित रूप से मैंने ये बात कही भी है लोगों से, और मैंने भी समय का सदुपयोग किया, क्योंकि इससे पहले लोगों की जिंदगी भागम भाग भरी रही और लोगों में लक्ष्य के प्रति सोचने का समय ही नहीं मिला। तो मैंने ऐसी अपील लोगों से की कि इस समय में आप बड़े लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं। और इस दौरान मैंने लोगों से घरों में रहने के लिए अपील की। तो मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। सुनहरे सुनहरे कल की खातिर कुछ अंधेरा सह लिया जाए। सुनहरे कल की खातिर कुछ अंधेरा सह लिया जाए। हमेशा साथ रहना है तो तन्हा रह लिया जाए। किसी की ऊंची दुकान होगी, किसी का ऊंचा मकान होगा। अगर अपनों से करनी है वफादारी तो अच्छा है। यहीं से सुन लिया जाए, यहीं से कह लिया जाए। सुनहरे कल की खातिर कुछ अंधेरा सह लिया जाए। नरेंद्र मोदी राजनीति में स्थापित हुए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तमाम सी उपलब्धियां हैं मोदी के नाम पर, और विपक्ष उन्हीं उपलब्धियों को कहीं ना कहीं नकारता है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, और हाल के किसान कृषि विधेयक हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, कार्य कोई भी हो उसमें त्रुटियां तो संभावित हैं और होंगी भी। लेकिन यह बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं न कहीं जो मुझे लगा कि इस कार्यकाल में या इससे पिछले कार्यकाल में जो भी हुआ है उसके पीछे जो मंशा रही है वो राष्ट्र भक्ति की रही है, राष्ट्र को ऊपर लाने की रही है।
निश्चित रूप से रही है। त्रुटियां होंगी, ये बात सच है, लेकिन सच ये भी है कि जब कोई अच्छा कदम उठाता है तो निश्चित रूप से अटकलें पैदा करने वाले लोग जरूर खड़े होते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि पिछले तमाम कार्यकालों से, पिछली तमाम सरकारों से अच्छा हो रहा है निश्चित रूप से, और तमाम तरह के बहुत सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान जब दांत दिखाता है, आग दिखाता है, तो तब तब आपका जो कवि हृदय है वो क्या बोल उठता है, गीतकार हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ गुस्सा आता होगा अपने शब्दों में, अपने 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 भाव से। क्या क्या लगता है कि जब बिल्कुल दांत पीसता है पाकिस्तान, आग दिखाता है और भुड़की देता है, धमकी देता है, घटनाएं कराता आतंकवाद की, तब किस नजर से देखते हैं? जी, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी हो, सिर्फ पाकिस्तान की ही बात नहीं है, कोई भी देश हो, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे अंदर जो आंतरिक विद्रोह जैसा एक आंतरिक विरोध जिसे कहना चाहिए जो है, सबसे बड़ा कारण है विदेशियों को शरण देने का। चाहे आतंकवाद के शक्ल में जो हमारे यहाँ एक एक इस तरह का एक पूरा कारोबार चल रहा था, तो कहीं न कहीं ये जो है हमारे अंदर की एक कमजोरी है। निश्चित रूप से हम अभी भी एक एक जमीन पर, एक धरती पर नहीं खड़े हैं। निश्चित रूप से हम चाहे जितना कहते रहे हों कि भारत जो है विविधताओं का देश है, लेकिन अनेकता में एकता है, लेकिन ये सच नहीं है। तो निश्चित रूप से अभी तक जो आतंकवाद अपना जो है फन फैला रहा था यहाँ पर, उसके इस तरह से एक प्रसार हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अपनों का हाथ है। और इस पर मैंने लिखा भी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जी सुनाऊं। जी जी, क्या पत्ते, हाँ। तो ये यहां से शुरू होती है। चढ़ो न नफरत की ये चढ़ाई, के आगे गम का ढलान होगा। चढ़ो न नफरत की ये चढ़ाई, के आगे गम का ढलान होगा। न इससे बरकत भी है तुम्हारी, न इससे भारत महान होगा। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान दखलंदाजी दे रहा है, पाकिस्तान हमें बैकफुट पर ढकेलने का काम करता है। तो आप बताइए कि पत्थर चलाने वाले लोग कौन थे? क्या पाकिस्तानी थे सभी? ये बहुत बड़े सवाल हैं। अब आप सोचिए कि धारा 370 हटाई गई, तो क्या ये देश में जगह जगह पर आंदोलन करने वाले, ये इसका विरोध करने वाले लोग क्या पाकिस्तानी थे? आप बताइए, इन्हें क्या मतलब, इसमें क्या इन्हें दिखाई देता था इनका भविष्य, कि हमें निकाल दिया जाएगा, कि क्या कर दिया जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है। तो यहां से ये कविता शुरू होती है कि जो कुछ भी अगर आप जिस जमीन पर रहते हैं उस जमीन के लिए कीजिए, उस देश के लिए कीजिए। निश्चित रूप से इसी में भलाई है, क्योंकि वही देश हमें सुरक्षा देता है, वही देश हमें समृद्धि देता है। उसी देश में हम उद्योग धंधे लगाते हैं, उसी देश में हम व्यापार करते हैं, सब कुछ उसी का खाते हैं। तो उसके लिए हमें करना चाहिए। वहां से ये कविता शुरू होती है। चढ़ो न नफरत की ये चढ़ाई, कि लड़ा रहे हैं तुम्हें जो हमसे, वो कद को अपने बढ़ा रहे हैं। इसका राजनीतिक पहलू भी है। लड़ा रहे हैं तुम्हें जो हमसे, वो कद को अपने बढ़ा रहे हैं। किसी की ऊंची दुकान होगी, किसी का ऊंचा मकान होगा। चढ़ो न नफरत की ये चढ़ाई,
के आगे गम का ढलान चलिए रोक के होगा। आपको आगे आगे सुनेंगे। जो हिंदी सवालों का जो रुख है वो भी मोड़ रहे हैं। जो हिंदी काव्य मंच है वो उसमें समय समय पर बदलाव आया है। और उसके बाद में खासतौर से पिछले दिनों में जब से कुमार विश्वास ने नया स्वरूप दिया हिंदी हिंदी काव्य मंच का, उसमें जी उस काव्य मंच पर जो नई प्रतिभाएं हैं उन्हें उनके लिए अवसरों की कितनी संभावनाएं हैं, कितने अवसर उन्हें मिल पा रहे हैं। क्योंकि जो स्वरूप दिख रहा है कि कुमार विश्वास हीरो होते हैं और बड़े बड़े कवि उनके साथ रह करके काव्य पाठ करते हैं, तो ऐसे में जो नवोदित कवि हैं उनके भविष्य की क्या संभावनाएं आज के हिंदी काव्य मंच पर दिखती हैं? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका और ज्वलंत है। ये बात सच है कि डॉक्टर कुमार विश्वास की अगुवाई में कविता ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। कीर्तिमान इसलिए क्योंकि विश्व स्तर पर ऐसा कहा जाने लगा था कि कविता मंचों से लगभग गायब होती चली जा रही है, और यह भी कहा जाता था कि कविता सुनने वाले अब नहीं रहे। तो निश्चित रूप से जो कविता की एक कहन बदली है, कहन मतलब एक उसका एक ढंग बदला है मंचों पर, उसका बदलना भी आवश्यक था। और उसका कारण ये है कि सिनेमा की दखलंदाजी, इस तरह के बहुत से माध्यम हैं जिनसे लोगों का मनोरंजन बहुत ज्यादा हो जाता था। लोग मनोरंजन चाहते हैं, मनोरंजन के साथ बात को चाहते हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच को बहुत आगे लेकर आए, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो आपने कही, जो प्रश्न आपका है कि नवोदितों के लिए क्या संभावनाएं हैं, तो नवोदितों के लिए संभावनाएं हैं, लेकिन कई तरह की अटकलें हैं। और मुझे लगता है कई तरह के द्वेष भी है मंचीय काव्य में, जहां पर एक तरह की परंपरा है, एक विशेष परंपरा चल पड़ी है जिसके बारे में खैर लोग कहने से बचते हैं, और वो मंचों के आदान प्रदान की परंपरा है। यहाँ पर ये बात बड़ी स्पष्ट समझने वाली है कि मैं किसी एक व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये एक अमूमन एक परंपरा जैसी हो गई है कि प्रतिभा को नहीं देखा जा रहा। ये कहीं ना कहीं एक युवा मन के अंदर एक टीस जैसी रहती है कि मैं बहुत योग्य था या मेरी कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे वो मंच नहीं मिल पाया, उस मंच पर मैं नहीं पहुंच पाया जिसका मैं हकदार था। तो यहाँ पर आदान प्रदान का ये बड़ा एक चलन शुरू हो गया कि अगर आप संयोजन करते हैं, बड़े स्पष्ट भाव से मैं कह दूं कि अगर आपके पास 2-3 मंचों का संयोजन है और आप दूसरे बाहर के लोगों को अपने संयोजन में बुलाते हैं, जी उनकी दृष्टि आप पर जाती है। जिन लोगों को आप अपने संयोजन में बुलाते हैं, तब वो आपको बुलाते हैं। मैं बता रहा हूं कि मैंने भी तो मैं बता रहा हूं कि मैंने भी बहुत चप्पलें घिसी हैं, लोगों के पास गया और इस तरह से, लेकिन कुछ सार्थक अभी तक नहीं कर पाया। और क्या चलिए रहा, आगे जो कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, हम लोग उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ाव रहे हैं अभी तक, जिन्हें आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? तो मेरी जो काव्य यात्रा की शुरुआत है, तो वो बहुत छोटी उम्र से है। मैं उस समय कक्षा 7 का विद्यार्थी रहा, और तब मेरे विद्यालय में एक स्थानीय कवि आया करते थे,
विशेष अवसरों पर, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस हुआ या गणतंत्र दिवस हुआ, वो अपनी रचनाएं सुनाया करते थे। तो वहां से मुझे ये ज्ञात हुआ कि कविता जैसी चीज भी मनुष्य ही लिखते हैं। उसके बाद पंत जी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। जी और उनकी जो ग्राम श्री रचना थी, सबसे पहली मेरी पसंदीदा रचना है, जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया और प्रकृति प्रेम करने पर विवश कर दिया। तो मैं सबसे पहले पंत जी की, एक तरह से ये कहिए, पंत जी की रचनाएं पढ़ करके, और मैं उसी लय, उसी ताल में अपने शब्दों को गढ़ने लगा। तो यहाँ से मेरी पहली कविता लिखी गई, वहां से मेरी शुरुआत हुई काव्य यात्रा की। उसके बाद मैं, मेरा छोटा सा गांव है, फर्रुखाबाद के नवाबगंज ब्लॉक में बिजौरी गांव पड़ता है। उसके बाद मैं डिग्री के लिए फर्रुखाबाद आ गया। वहां पर भारतीय डिग्री कॉलेज से मैंने बीए किया। उस दौरान कई, मैं लगातार जो प्रार्थना, वहां पर एक बहुत ही अच्छी परंपरा है भारतीय महाविद्यालय की, कि वहां पर हर रोज, जबकि जनपद के किसी भी डिग्री कॉलेज में प्रार्थना सभा नहीं होती है, वो भारतीय डिग्री कॉलेज में होती है। ये मुझे बड़ा एक गौरव है कि मैं वहां से जो है डिग्री अपनी प्राप्त करने के लिए गया। तो मैं प्रार्थना सभा में अपनी कविताएं सुनाया करता था, वहां का मैं बहुत पसंदीदा बन गया। और उसके बाद जो है वहाँ सारे अध्यापकों प्रवक्ताओं की नजरों में आ गया। उसके बाद मुझे बाहर के कार्यक्रमों के लिए लोगों ने प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। और वहां के वार्षिकोत्सव में एक बार मुझे याद है कि आदरणीय कंचन जी आए थे, डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी। और उन्होंने मुझे, जब मेरी एक रचना थी वो सुनी, बड़ा प्रसन्न हुए, तो उन्होंने एक नोट, 100 का नोट मुझे दिया और ये कहा, ये मेरी निशानी है और इससे तुम बहुत आगे जाओगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और तब से आना जाना उनके घर हो गया। और उन्होंने कई गोष्ठियों में मुझे बुलाया। उसके अलावा भारत विकास परिषद के कवि सम्मेलन, आदरणीय अंबर जी से एक बार भेंट हुई कि भारतीय महाविद्यालय में कार्यक्रम था, और मुझे तो भारतीय महाविद्यालय के शिक्षक गण जरूर रख देते थे उसमें। तो वहां पर मेरा काव्य पाठ सुना, तो अंबर जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आगे क्या करने का विचार है। तो मैंने कहा हिंदी से एमए करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एमए का पूरा खर्च वहन करूंगा। और उस वचन को निभाया भी आदरणीय अंबर जी ने। और दोनों वर्ष की एमए की स्नातकोत्तर की जो है फीस अंबर जी ने दी है मुझे। और उसके अलावा अंबर जी ने मुझे अपने माता जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रमों में और और भी कई कवि सम्मेलनों में मुझे बुलाया। इसके बाद की जो यात्रा है, फिर मेरा जुड़ाव कुछ दिनों बाद, मैं वहां पर किराए पर रहता था और ट्यूशन पढ़ा करके अपना जो है पढ़ाई का खर्च और दुनियादारी खर्च निकालता था। उसके बाद मेरा जुड़ाव फर्रुखाबाद से थोड़ा कम हो गया और मैं गांव फिर आ गया। यहाँ पर आजीविका के लिए मैं एक प्राइवेट संस्थान में पढ़ाने लगा। उसके बाद मेरे मन में विचार आया 2014, सन 2014 में, कि सोशल मीडिया से जुड़ा जाए। और 2014 में मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, गीतकार जय। गीतकार जय चैनल शुरू किया। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि कविता कोई सुनने वाला है नहीं। लोगों ने ज्यादातर मुझे हतोत्साहित किया। लोग कहते थे कि ये आप कर रहे हैं, लेकिन कविता सुनने वाले अब हैं नहीं। लेकिन मैंने फिर भी ठान लिया कि नहीं, कविता को अगर आधुनिक जामा पहनाया जाए, आधुनिक तरह से कविता को लिखा जाए, आधुनिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए, तो कविता निश्चित रूप से प्रचलित होगी। और मैं बस इसी धुन के साथ प्रयास करने में लग गया और मैंने बहुत मेहनत की। मैं स्वयं, मैंने अपनी आवाज रिकॉर्ड की, वीडियो एडिटिंग की,
और यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा आप सभी के सामने है। आज अभी तक गीतकार जय चैनल के 1,03,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, चलिए नियमित राइट। चलिए समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी जो प्रमुख कविताएं हों उनकी 4-4 पंक्तियां हमारे दोस्तों को सुनाई, इसके साथ ही आपसे फिर विदा लें और आपको धन्यवाद कहें। जी, 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 जी। 4-4 पंक्तियां सुनाई जो आपकी प्रमुख कविताएं हों। जी, जी, बिल्कुल। एक रचना थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिस पर अभी तक 47 लाख दर्शक हो चुके हैं, 47 लाख। वाह, वाह, वाह! उसकी मैं जी, जी, जी। और इस रचना से ही मेरा जो है वायरल होने का सिलसिला शुरू हुआ इंटरनेट पर, और इसके साथ एक-एक करके कई रचनाएँ वायरल हुईं। मैं जी, आपके समक्ष की 4 लाइनें ज़रूर पेश करूँगा। जी। वही, वही मैं हूँ, वही उदासी है। ज़मीं ख्वाबों की अभी प्यासी है। किसी से मेल ही नहीं खाती, अपनी आदत जुदा जुदा सी है। वाह, वाह, वही वाह! मैं हूँ, वही उदासी है। और 4 लाइनें और सुनिएगा, दूसरी रचना है। तन्हाइयों के ढेर में ख्वाहिश दबी रही, जैसे कि रेगिस्तान में बाकी नमी रही। तन्हाइयों के ढेर में ख्वाहिश दबी रही। बेशक हमारे साथ है दुनिया की भीड़ भाड़, बेशक हमारे साथ है दुनिया की भीड़ भाड़, फिर भी किसी इंसान की खलती कमी रही। जैसे कि रेगिस्तान में बाकी नमी रही, तन्हाइयों के ढेर में ख्वाहिश दबी रही। एक अगली गजल की 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। ये गांव से जुड़ी हुई है। उछलता कूदता पूरा जमाना भूल आए हैं। उछलता कूदता पूरा जमाना भूल आए हैं। धूल में खेलता बचपन सुहाना भूल आए हैं। मोर बगुले वो चिड़िया घोंसलों से झांकते बच्चे के दरवाजे का वो पीपल पुराना भूल आए चलिए बहुत-बहुत हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जयप्रकाश मिश्रा जय को। गीतकार हैं, फर्रुखाबाद के युवा गीतकार हैं और अच्छी रचनाएं हैं। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को हमने सुना। उनके जो विचार हैं आज के जो राष्ट्रीय और प्रदेश के घटनाक्रम हैं उन पर हमने उनके विचार सुने। ये सारा घटनाक्रम आपको आई विटनेस न्यूज़ पर हम प्रसारित कर रहे थे। जयप्रकाश जी आप आई विटनेस के साथ रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते रहेंगे आपसे, आगे फिर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।